Hello students, welcome to Dishan Tech. I am assisting your science teacher and we are here to study the second part of your first biology chapter which name is Fundamental Unit of Life. Students, आज हम लोग यहाँ पे इस पार्ट में अपने जो फर्स्ट पार्ट को हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं जो कि हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल हमारा चैप्टर है उसके सेकंड पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं और हम लोग इसके फर्स्ट पार्ट को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज इसके सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करने से पहले हम आपको थोड़ा सा पहले ये एक ओवरव्यू दे दे, एक आपको हम रिवीजन करा दें कि हम लोग अपने फर्स्ट पार्ट में क्या क्या पढ़ चुके हैं। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं इसका हम लोग को अंदाजा हो जाएगा तो हम ये समझ लेंगे कि क्या हम लोग अभी तक पढ़े हैं और क्या हम लोग को इस पार्ट में पढ़ना है या आगे क्या पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले आपको हम बात बताए थे सेल डेफिनेशन के बारे में कि सेल का डेफिनेशन जो है ये क्या होता है। फिर बात हुई थी अपने डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में, डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में, जिसमें हम लोग अपने न्यूक्लियस के डिस्कवरी के बारे में जाने थे, सेल थ्योरी के डिस्कवरी के बारे में जाने थे, ये सारी बातें हुई थी। ठीक है, अगर अपने ओवरव्यू को देखा जाए जो कि आपको हम इस फर्स्ट पार्ट में भी इसको हम दिखाए थे कि हमको टोटल जो टॉपिक है, टोटल जो हमारा कंटेंट है इस इंटायर चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो उसमें सबसे पहले था हमारा सेल का इंट्रोडक्शन जिसमें हम लोग सेल के डेफिनेशन के बारे में पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद हमारा था अपना डिस्कवरी ऑफ सेल जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग अपने न्यूक्लियस की डिस्कवरी, ठीक है, फिर हम लोग अपने सेल थ्योरी की डिस्कवरी और हमारा सबसे पहला जो सेल जो वर्ड आया वो कौन दिया, कहाँ से आया, कब आया, ये सब कुछ हम लोग इस अपने डिस्कवरी ऑफ सेल में पढ़ चुके हैं। जो बच्चे इसको नहीं जानते हैं, नहीं देखे हैं, नहीं पढ़े हैं तो वो अपने फर्स्ट पार्ट को जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसमें डिस्कवरी से रिलेटेड एवरीथिंग आपको जो जानना है वो आपको बताया गया है। ठीक है, आज हम अपने सेकेंड टॉपिक यानी कि माइक्रोस्कोप यानी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज करके हम इस सूक्ष्म सेलों को, इस छोटे से छोटे साइज के सेल को हम क्या करते हैं, देख पाते हैं। तो ये ऐसे तो हमारा बायोलॉजी से रिलेटेड ये चैप्टर नहीं है, लेकिन चूंकि सेल ये टॉपिक नहीं है, लेकिन चूंकि सेल को देखने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज करते हैं तो थोड़ा सा हम लोग जानकारी, थोड़ी सी बातें हम लोग इस माइक्रोस्कोप के बारे में भी करेंगे कि माइक्रोस्कोप क्या होता है, माइक्रोस्कोप कितने तरह का होता है, आपके स्कूल में आप जो यूज करते हो वो कौन सा माइक्रोस्कोप होता है, उसका मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, उससे रिलेटेड हाई पावर का माइक्रोस्कोप क्या होता है, वो किस बेसिस पे वर्क करता है, ये सारे क्वेश्चन हम लोग आज इस माइक्रोस्कोप से रिलेटेड हम लोग अपने इस टॉपिक में क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज के सेशन को जो कि हमारा है माइक्रोस्कोप टॉपिक, जो कि हमारा आज सेशन का फर्स्ट टॉपिक होने जा रहा है। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला जो आपका माइक्रोस्कोप है वो है लाइट माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप यानी कि एक ऐसा आपका डिवाइस, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली होता है और जो हमको छोटे से छोटे थिंग्स का, छोटे से छोटे ऑर्गेनिजम्स का, छोटे से छोटे मटेरियल्स के एक मैग्नीफाइंग इमेज को, एक बड़े इमेज को, जिससे हम लोग उसके हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ सकते हैं, जिससे उसके हम लोग हर एक प्रॉपर्टीज को समझ सकते हैं, दिखाने का काम करता है। उस तरह का ये क्या होता है, एक डिवाइस होता है। उस तरह का क्या होता है, एक ये आपका इंस्ट्रूमेंट होता है। अब ये जो आपका माइक्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट है या डिवाइस है, बेसिकली इसको हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज करेंगे और इस दो माइक्रोस्कोप को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला है आपका लाइट माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका लाइट माइक्रोस्कोप है ये आपका सिंपल स्टूडेंट्स माइक्रोस्कोप है, यानी कि जो विद्यार्थी लोग यूज करते हैं अपने साइंस लैब में, अपने स्कूल में, वो यही आपका लाइट माइक्रोस्कोप होता है। ठीक है, तो लाइट माइक्रोस्कोप आपके स्कूल में यूज किया जाने वाला एक माइक्रोस्कोप होता है जिसको हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नाम से भी जानते हैं। ये जो आपका लाइट माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है वो बहुत सारे लेंसेज को कंबाइन करके बनाया गया होता है, बहुत सारे लेंस। अब लेंस क्या होता है आप लोग फिजिक्स में पढ़े हैं, ठीक है, कि क्लास 8 में भी आप लोग पढ़ के आए हुए लेंस के बारे में, कि या क्लास 7 में, तो कि लेंस क्या होता है, तो हमारे स्फेरिकल सरफेस जब दो अलग अलग स्फेरिकल सरफेस को ज्वाइंट किया जाता है तो हमारा क्या बनता है, एक लेंस बनता है। लेंस बेसिकली दो कैटेगरी का होता है, एक कॉन्केव लेंस और एक कॉन्वेक्स लेंस, ये आप लोग पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हम बता दें कि ये जो आपका लाइट माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है ये बहुत सारे लेंसेज को कंबाइन करके बनाया जाता है और इस लेंस का जो मैग्निफिकेशन पावर होता है वो 300 से लेके
1500 टाइम्स तक, यानी कि अगर कोई आपका छोटा ऑब्जेक्ट है, कोई छोटा आपका थिंग्स है, कोई छोटा मटेरियल है, कोई छोटा ऑर्गेनिज्म है, तो उसके पिक्चर को, उसके इमेज को 300 से 1500 गुना बड़ा करके वो दिखा सकता है। कौन? लाइट माइक्रोस्कोप 300 टाइम्स से लेके 1500 टाइम्स उसको इंक्रीज करा के, उसको मैग्नीफाइंग करा के आपको दिखाएगा और आप उसके इमेज को क्या कर पाओगे, समझ पाओगे, पढ़ पाओगे। ठीक है, ये जो आपका माइक्रोस्कोप होता है ये जनरली वर्क करने के लिए, ठीक है, हमारे ऑब्जेक्ट पे प्रकाश डालने के लिए, हमारे ऑब्जेक्ट को ब्राइट करने के लिए किसका यूज करता है? सनलाइट का यूज करता है। अब चूंकि ये माइक्रोस्कोप काम करने के लिए या हमारे ऑब्जेक्ट को ब्राइट करने के लिए सनलाइट का यूज करता है, इसी के चलते इस माइक्रोस्कोप का जो नाम है वो लाइट माइक्रोस्कोप पड़ा है। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हल्का माइक्रोस्कोप, लाइट, यहाँ पे लाइट का मतलब हल्के से नहीं है। लाइट का मतलब ये है कि ये जो माइक्रोस्कोप है बेसिकली हमारे सनलाइट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो इसलिए इसका नाम क्या है? आपका लाइट माइक्रोस्कोप है। ठीक है, तो आपका इस माइक्रोस्कोप का नाम हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप। यहाँ पे आपको दिखाया गया है ये लाइट माइक्रोस्कोप। अगर आपने साइंस लैब में कभी गए होंगे तो आप इस तरह के माइक्रोस्कोप को देखे होंगे। ये माइक्रोस्कोप जो है ये आपका है लाइट माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हम आते हैं अपने माइक्रोस्कोप में ही, जो हमारा लाइट माइक्रोस्कोप से भी और ज्यादा इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप होता है और बेहतरीन माइक्रोस्कोप होता है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है बहुत ही आपका बड़ा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, और ये बड़ा इंस्ट्रूमेंट इसलिए होता है क्योंकि इसका जो मैग्नीफाइंग पावर होता है वो हमारे लाइट माइक्रोस्कोप से काफी ज्यादा होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसके बारे में बताया गया है कि इंस्ट्रूमेंट दैट यूजेज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स फॉर मैग्निफिकेशन एंड इलेक्ट्रॉन्स फॉर इल्यूमिनेशन। ठीक है, ये जो हमारा माइक्रोस्कोप है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये मैग्निफिकेशन के लिए, यानी कि जो हमारा इमेज है ऑब्जेक्ट का उसको बड़ा करने के लिए, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है, छोटे छोटे थिंग्स है, मटेरियल्स है, उनके इमेज को इंक्रीज करने के लिए, बड़ा करने के लिए ये किस का यूज करता है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज करता है। ठीक है, मैग्निफिकेशन के लिए किसका यूज करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज करता है। और जो भी ऑब्जेक्ट्स है उनके ऊपर प्रकाश डालने के लिए, उनके ऊपर ब्राइटनेस देने के लिए ये किसका यूज करता है? इलेक्ट्रॉन्स का यूज करता है। तो चूंकि ये अपने काम में इलेक्ट्रॉन्स का यूज कर रहा है, दैट व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसी के चलते इसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। अब देखिए ये जो आपका रिमार्केबल इंस्ट्रूमेंट है, यानी ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ये नॉल और रस्का के द्वारा, जो कि जर्मनी के थे, ये नॉल और रस्का के द्वारा आपका डिस्कवर किया गया। कब? 1932 में डेवलप किया गया। कब? 1932 में। और इसको यूज में लाया गया कब? 1940 में। ठीक है, डेवलप कब किया गया? 1932, और यूज में कब लाया गया? 1940 में। ठीक है, ये जो है बहुत ही हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है? आपका यूज करता है। अब चूंकि हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी को यूज करेगा तभी ये इसके अंदर हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी जनरेट हो पाएंगे, या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो भी हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट या फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है ये हमारे सब सेलुलर स्ट्रक्चर को भी देखने में कैपेबल होता है, जो कि हमारा एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं देख पाता है। सब सेलुलर स्ट्रक्चर का मतलब कि सेल को तो देखता ही है, सेल के अंदर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, सेल के अंदर के कंपोनेंट्स यानी कि हमारे साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म के अंदर जो हमारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, इन सब चीजों को भी ये हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो बहुत अच्छे तरीके से देख पाता है। और जो हमारे सेल के अंदर के कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम लोग सब सेलुलर कंपोनेंट कहते हैं या सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स कहते हैं। और ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर जो है ये हमारे जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं, जो लाइट माइक्रोस्कोप होते हैं, वो नहीं देख पाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका
इसका जो मैग्नीफाइंग पावर होता है वो बेसिकली आपका 1 लाख से 5 लाख, ठीक है, 1 लाख से 5 लाख टाइम्स आपका होता है उस ऑब्जेक्ट के साइज से। यानी कि ये हमारा इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो ऑब्जेक्ट आप रहेगा, जो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, जो सेल रहेगा, ठीक है, उनके इमेज को ये 1 लाख से 5 लाख गुना ज्यादा मैग्नीफाइंग करा के और आपको दिखाएगा, ठीक है। जहां पे हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो 300 से 1500 गुना ही ज्यादा मैग्नीफाइंग किया था, उसके कंपेयर में ये 1 लाख से आपका 5 लाख टाइम्स क्या करेंगे, मैग्नीफाइंग करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो कितना हेवी होता है, कितना बड़ा होता है, क्योंकि ये इसका वर्क लोड जो है, इसका काम जो है वो हमारे लाइट माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये कुछ आपकी जानकारी थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप में। सबके कंक्लूजन के बेसिस पे देखा जाए तो हम लोग एक डिफरेंस यहां से निकालेंगे कि हमारे लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला आपका ये है कि जो हमारा लाइट माइक्रोस्कोप है ये ग्लास लेंसेज का यूज करते हैं काम करने के लिए, जबकि हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का यूज करता है काम करने के लिए, ठीक है। फिर दूसरा है कि जो आपका लाइट माइक्रोस्कोप है ये सनलाइट या आपके लाइट का बीम का यूज करता है ऑब्जेक्ट को ब्राइट करने के लिए या ऑब्जेक्ट पे ब्राइटनेस डालने के लिए, जबकि इलेक्ट्रॉन मैग्नेट माइक्रोस्कोप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स का यूज करते हैं लाइट के जगह पे। तीसरा है कि लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है, इसके लिए इंटरनल वैक्यूम की आवश्यकता नहीं है। इंटरनल वैक्यूम का मतलब कि एब्सेंस ऑफ एयर, यानी उस माइक्रोस्कोप के अंदर एयर का एब्सेंस। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमारे लाइट माइक्रोस्कोप में आपको वैक्यूम क्रिएट करना है या इंटरनल वैक्यूम होना चाहिए, जबकि आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इसके लिए आपका इंटरनल वैक्यूम होना इसेंशियल है। इसके लिए आपका इंटरनल वैक्यूम होना इसेंशियल है। तो ये कुछ जानकारी थी कि उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज आप अपने सेल को देखने के लिए करोगे, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं और कुछ टर्म्स के बारे में समझते हैं, और जिस टर्म्स का यूज हम लोग अपने आगे के कंटेंट में करेंगे। अब चूंकि आप लोग सेल पढ़ के भी आए हो तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको कुछ सिंपल टर्म्स में क्या होता है, डाउट होता है। सिंपल टर्म्स में क्या होता है, डाउट होता है, जिसमें सबसे पहला आपका टर्म होता है, ठीक है, आप एग्री करना कि आपको भी इसमें कंफ्यूजन होता है कि नहीं, प्रोटोप्लास्ट। दूसरा होता है प्रोटोप्लाज्म। तीसरा होता है साइटोप्लाज्म और चौथा होता है साइटोसोल, ठीक है। ये 4 टर्म है जो दिखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन इनमें आपका फर्क होता है और इनके बारे में जानना आपको चाहिए। सबसे पहला है प्रोटोप्लास्ट, फिर है प्रोटोप्लाज्म, फिर है साइटोप्लाज्म, फिर है साइटोसोल। तो प्रोटोप्लास्ट को समझने के लिए थोड़ा सा आपको हम एक रफ डायग्राम बताना चाहते हैं प्लांट सेल का, ठीक है, प्लांट सेल का। मान लीजिए कि ये आपका क्या है, एक प्लांट सेल। ये आपका क्या है, एक प्लांट सेल। ठीक है, ये एक रफ डायग्राम हो गया प्लांट सेल का। ये जो आपका एक्सटर्नल बाउंड्री है जो कि आपका नॉन लिविंग थिंग्स होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल। ये क्या है, सेल वॉल। फिर ये क्या है आपका इंटरनल, ये है सेल मेम्ब्रेन। ये क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन। ये हमारा प्लांट सेल के बारे में आपको बता रहे हैं। हम आपको किसके बारे में बता रहे हैं, प्लांट सेल के बारे में, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे कुछ जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये जेली लाइक सब्सटेंस जो है ये क्या होंगे। तो ये जो जेली लाइक सब्सटेंस होंगे ये होगा साइटोप्लाज्म। ये क्या होगा, साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये जो साइटोप्लाज्म के अंदर आपके एम्बेडेड होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनलेस। क्या बोलेंगे, सेल ऑर्गेनलेस, ठीक है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो ये स्फेरिकल सब्सटेंस होता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे। अब आपको थोड़ा इस सारे टर्म्स को समझने में सहूलियत होगा। सबसे पहला है कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। तो
जो आपका ये मान लीजिए प्लांट सेल है, तो इस प्लांट सेल यानी इस सेल वाल के अंदर, इस सेल वाल के अंदर जितना भी कंपोनेंट आपको दिख रहा है, जितना भी कंपोनेंट आपको दिख रहा है, सेल वॉल के अंदर जितना भी कंपोनेंट आपको दिख रहा है, इंक्लूडिंग सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनलेस, न्यूक्लियस, एवरीथिंग दैट आर कंबाइनली कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको कंबाइनली हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट के बारे में जानेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे। फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब ये प्रोटोप्लाज्म के बारे में समझिए, ये आपका हो गया सेल वॉल, ये एक्सटर्नल आपका जो बाउंड्री, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल वॉल। इस सेल वॉल के अंदर जो ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री को हम लोग क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन। अब इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीजें हैं, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी आपका सब्सटेंसेस है, जो भी आपका फ्लूइड है, एवरीथिंग आर कंबाइनली कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। यानी कि हमारे सेल मेम्ब्रेन एक बेसिकली एक क्या है, इन्वेलप है। इस इन्वेलप के अंदर जो भी चीज आपके सराउंडेड है, जो भी चीज आपके इंटरनल पाए जाते हैं, एवरीथिंग आर कंबाइनली कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, उन सबको हम क्या नाम देंगे, प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। तो ये सेल मेम्ब्रेन जो है, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर बेसिकली अगर हम बात करें तो दो तरह के आपके सब्सटेंस पाए जाते हैं। सबसे पहला हो गया साइटोप्लाज्म, और दूसरा हो गया न्यूक्लियस। अब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। इसी प्रोटोप्लाज्म में से बस न्यूक्लियस को साइड हटा दो तो क्या बच जाता है, आपका साइटोप्लाज्म बच जाता है। इसी प्रोटोप्लाज्म में से तुम न्यूक्लियस को साइड हटा दो तो क्या बच जाता है, आपका साइटोप्लाज्म बच जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका टर्म है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर और आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जितने भी आपके फ्लूइड सब्सटेंसेस होते हैं, सेमी सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं, जेली लाइक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और बिटवीन सेल इन्वेलप एंड न्यूक्लियर इन्वेलप, दैट जेली लाइक सब्सटेंसेस आर कॉल्ड साइटोप्लाज्म। उसी को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। अब ये साइटोप्लाज्म के नीचे आपका है साइटोसोल, कि सर साइटोसोल क्या होता है, तो ये साइटोप्लाज्म जिस ग्राउंड सरफेस मटेरियल से मिलकर बना होता है, ये साइटोप्लाज्म जो है जिस ग्राउंड सरफेस मटेरियल से मिलके बने होते हैं, दैट इज कॉल्ड साइटोसोल। और एक चीज और कि ये जो आपके साइटोप्लाज्म दिख रहे हैं, इस साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी आपके सेल ऑर्गेनल्स दिख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस, ठीक है, जितने भी आपके सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ये सभी इसी साइटोसोल के अंदर पाए जाते हैं। यही साइटोसोल उन सारे सेल ऑर्गेनल्स को क्या करता है, अपने अंदर कंटेन करके रखता है, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स थे जिस टर्म्स के बारे में आपको बताएं कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ठीक है। अब प्रोटोप्लाज्म को समझने के बाद हम लोग बात करेंगे जीन के बारे में, ठीक है। अब जीन के बारे में समझने के लिए थोड़ा सा आप लोग यहां ध्यान दीजिए कि ये जो हमारा सेल है, इस सेल के अंदर आपका होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर आपका होता है न्यूक्लियस। इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस का जो एरिया होता है, न्यूक्लियस का जो रीजन होता है, वो दो आपके रीजन में बटे होते हैं। पहला आपका होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, पहला रीजन क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, और दूसरा आपका होता है क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल समझिएगा, यहाँ पे हो गया क्रोमेटिन मटेरियल। अब ये क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है, ये क्रोम यानी कि क्रोमोसोम से मिलके बना है। ये क्रोमेटिन मटेरियल क्या करेगा, जब कंडेंस होगा, ये क्रोमेटिन मटेरियल ये क्रोमेटिन मटेरियल जब क्या करेगा, कंडेंस होगा, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, आपका क्रोमोसोम में। ये किस में चेंज होगा, क्रोमोसोम में। अब ये क्रोमोसोम के अंदर कौन पाए जाएंगे, डीएनए, जो बेसिकली आपका कुछ इस प्रकार से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में आपका ये डीएनए जो है ये पाए जाते हैं। इस डीएनए जो है ये आपका चेंज होगा या ये कंडेंस होगा किसमें, आपका जीन में। यानी डीएनए के अंदर कौन पाया जाता है, जीन पाया जाता है।
तो आपका साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस के रीजन में दो आपके स्ट्रक्चर, पहला न्यूक्लियोप्लाज्म और दूसरा क्रोमेटिन मटेरियल। ये क्रोमेटिन मटेरियल जब कंडेंस होते हैं तो क्रोमोजोम में बदलते हैं। क्रोमोजोम के अंदर डीएनए पाया जाता है। डीएनए किसको कंटेन करते हैं? जीन को कंटेन करते हैं। अब ये जीन होता क्या है? तो जीन आपका एक ऐसा समझिए तो यूनिट होता है हमारे डीएनए का, जो पेरेंट्स बॉडी में से हमारे ऑफस्प्रिंग के बॉडी में, बेबी के बॉडी में क्या करते हैं? कैरेक्टर्स को क्या करते हैं? ट्रांसमिट कराते हैं। जब रिप्रोडक्शन होता है तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो वहां पे आपका मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है बेसिकली, तो वहां से क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स का एक्सचेंज होता है और आपके मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट में से जीन निकलते हैं और बेबी के बॉडी में, ऑफस्प्रिंग के बॉडी में वो दोनों जीन क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं और एक दूसरे के कैरेक्टर को क्या करते हैं? उस मेल में से और फीमेल में से ट्रांसफर करा के और ऑफस्प्रिंग के बॉडी में क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं, यानी कि ऑफस्प्रिंग के बॉडी तक लेके आते हैं। तो बेसिकली जीन क्या है? तो जीन आपका एक डिस्टिंक्ट यूनिट ऑफ हेरेडिटी इंफॉर्मेशन है, यानी एक ऐसा यूनिट है जो हमारे हेरेडिटी के इंफॉर्मेशन को हमारे पेरेंट्स में से हमारे ऑफस्प्रिंग में या बेबी में की बॉडी में क्या करता है? ट्रांसफर करता है। ठीक है, अब देखिए आप लोग क्लास 10th में जाओगे तो वहां पे आपको जीन के बारे में समझना है कि ये जीन जो है वो दो तरह के ये जीन होते हैं। सबसे पहला होता है डोमिनेंट जीन और दूसरा होता है रिसेसिव जीन। अब डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन क्या होता है? ठीक है, तो जो भी कैरेक्टर एक आपके पेरेंट बॉडी में से ऑफस्प्रिंग के बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है, वो कैरेक्टर आपके दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक सबसे ज्यादा दिखने वाला कैरेक्टर और उसी से रिलेटेड कम दिखने वाला कैरेक्टर। जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं लेंथ का, ठीक है, हाइट का बात करते हैं। हाइट हमारे, जाहिर सी बात है, हाइट एक ऐसा कैरेक्टर है जो हमारे हेरेडिटी से ट्रांसफर होता है, हमारे पेरेंट्स से हमारे ऑफस्प्रिंग के बॉडी में आता है। तो हाइट में आपको मैक्सिमम रेशियो आपको दिख जाएंगे ये टॉल बेबी का या टॉल आपके ह्यूमन बीइंग। आपको ज्यादातर ह्यूमन बीइंग लंबे दिखाई देते हैं, बौने लोग बहुत कम दिखाई देते हैं, लेकिन दिखाई देते हैं। तो चाहे आपका लंबाई हो चाहे वो बौनापन हो, ठीक है, या ये बौना हो, ये दोनों आपको किससे रिलेट कर रहे हैं? हाइट से रिलेट कर रहे हैं। तो हाइट आपका क्या है समझिए तो एक कैरेक्टर है, और इस कैरेक्टर के लिए जो जीन निकलते हैं वो दो तरह के निकलते हैं, एक जो ज्यादातर दिखते हैं और एक जो कम दिखते हैं। तो जिस कैरेक्टर के लिए ज्यादातर आपको जीन जो भी कैरेक्टर आपको ज्यादातर दिखाई दे रहा है वो समझिए कि वो आपका कौन से जीन से ट्रांसफर हुआ है? डोमिनेंट जीन है। उसमें कौन सा जीन है? डोमिनेंट जीन है। और जो आपको कम दिखाई देता है वो जो आपका कैरेक्टर है वो किसके चलते है? रिसेसिव जीन के चलते। ठीक है, ज्यादा कैरेक्टर जो आपका ज्यादा रेशियो में जो कैरेक्टर दिखता है वो किसके चलते है? डोमिनेंट जीन के चलते। और जो आपको कम रेशियो में जो कैरेक्टर दिखता है वो किसके चलते दिखता है? रिसेसिव जीन के चलते। ठीक है, तो अगर किसी बॉडी के अंदर डोमिनेंट जीन है तो पक्का वो कैरेक्टर जो होगा वो ज्यादातर दिखने वाला ही कैरेक्टर होगा, और डोमिनेंट रिसेसिव दोनों है तब भी डोमिनेंट वाला ही होगा। रिसेसिव सिर्फ और सिर्फ तभी दिखता है जब डोमिनेंट क्या हो, वहां पे एब्सेंट हो। ये सब आपको आगे जानना है। यहाँ पे एक जीन वर्ड आया, तो ये जीन जो है कितने तरह के हमारे बॉडी में होते हैं इसके बारे में हम आपको बताएं। नेक्स्ट जो टर्म है वो है डीएनए। ठीक है, अभी आपको डीएनए के बारे में हम बताए थे। ये डीएनए जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये बेसिकली आपका एक पॉलीमेरिक न्यूक्लिक एसिड होता है, और आरएनए जो होता है ये आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, और ये भी आपका एक पॉलीमेरिक न्यूक्लिक एसिड होता है। और ये डीएनए आरएनए आपके क्रोमोसोम से ही बनते हैं, और क्रोमोसोम जो कि आपके क्रोमेटिन मटेरियल से क्या होता है? बनता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको आगे भी जानना है। ये कुछ टर्म्स थे जो हमारे आगे के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट थे, तो इसको आपको हम समझाएं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपने सेल के टाइप्स के बारे में। तो ऐसे आप देखिएगा तो सेल का टाइप्स जो है वो अलग अलग बेसिस पे बंटने वाला आपके सेल का टाइप्स है। बहुत सारे बेसिस पे हम लोग सेल के टाइप्स को बांटते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग सेल के टाइप्स को बांटने जा रहे हैं वो अपने सेल के
कैरेक्टरिस्टिक्स में, सेल के स्ट्रक्चर में, सेल के इंटरनल कंपोजिशन में एक पुराने जमाने से आज के जमाने में जो इवोल्यूशन होता आया है, इस इवोल्यूशन के बेसिस पे पुराने जमाने के सेल में क्या क्या नहीं था और आज नए जमाने के सेल में क्या क्या है, इसके बेसिस पे हम लोग बेसिकली अपने सेल को क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे, अपने सेल को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सेल यहाँ पे हम दो तरह के सेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला आपका है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है आपका यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और आपका दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, पुराने जमाने का, प्राचीन, प्रिमिटिव, ठीक है आपका, और आपका दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। तो यू का मतलब होता है, ठीक है, यू का मतलब आप समझ सकते हैं नए से, ठीक है, मॉडर्न से। तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक सेल आपका एक ऐसा सेल है जो बहुत पहले हमारे बॉडी में, आपके ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में पाए जाते थे, और ये जो सेल हैं ये काफी हमारे यूकैरियोटिक सेल से डिफरेंट होते हैं। इसमें बहुत सारा ऐसा स्ट्रक्चर है जो नहीं होता है। अब वो कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है इसमें नहीं होता है? तो प्रोकैरियोटिक में आपके सबसे पहले एक समझिए तो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। एक मिनट, यहाँ पे जो आपका यू का मतलब है इसको आप इससे समझ लीजिए। ये जो यू का मतलब है, इस यू का मतलब होता है ट्रू, ठीक है, इस यू का मतलब होता है ट्रू, ठीक है, क्लियर। तो आपका जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, इस प्रोकैरियोटिक सेल में आपका ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। ट्रू न्यूक्लियस नहीं होने का मतलब कि आपके कुछ न्यूक्लियर मटेरियल तो रहते हैं, न्यूक्लियस में जो मटेरियल पाए जाते हैं वो मटेरियल आपका पाया जाएगा, लेकिन उस मटेरियल को सराउंड करने वाला, उस मटेरियल को बाउंड करने वाला जो इन्वेलप होता है, वो इन्वेलप को हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते। इस प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। जो भी आपका न्यूक्लिक आपका सब्सटेंसेस होते हैं, जो भी आपका न्यूक्लियस से रिलेटेड सब्सटेंसेस होते हैं, वो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में होते हैं। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही नहीं है जो एक पार्टिकुलर हमारा न्यूक्लियस का क्षेत्र, न्यूक्लियस का रीजन जो है वो क्या कर सके, हमारे साइटोप्लाज्म में से डिवाइड कर सके। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें आपका क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है तो आपके जो भी सब्सटेंसेस होते हैं वो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में आपके होते हैं। चलिए कुछ और भी बात इसके बारे में जानते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल हैव ऑल थ्री बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल सेल बट लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड देयर जेनेटिक सब्सटेंसेस। Nuclear material of prokaryotic cell consists a single chromosome which is in direct contact with cytoplasm। ये भी आपका डिफरेंस है कि हमारा जो ये प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसमें आपके सिंगल क्रोमोसोम पाए जाते हैं। सिंगल, इसमें आपकी क्रोमोसोम की संख्या ज्यादा नहीं होती है, इसमें आपके सिंगल क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज आपको पहले ही बताएं कि चूंकि इसमें आपका न्यूक्लियर, एक पार्टिकुलर न्यूक्लियस का रीजन डिफाइन नहीं होगा क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो जो आपका न्यूक्लियस का रीजन डिफाइन नहीं होगा तब उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका जो अनडिफाइंड रीजन होता है न्यूक्लियर रीजन, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। इस न्यूक्लियोइड के बारे में हम आगे कुछ डिफरेंस देखेंगे कि इस न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियस में क्या फर्क होता है। अब देखिए ये जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल होता है, ये कुछ सेल ऑर्गेनेल्स इसके अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर आपको कुछ सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं होता है, ठीक है, इसमें एब्सेंट होता है। देखिए आज का जो सेल है, बेसिक सी बात आपको बताते हैं, आज का जो सेल है, इस सेल में हमारा माइटोकॉन्ड्रिया भी है, इस सेल में हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, इस सेल के अंदर आपके क्रोमोसोम की संख्या भी ज्यादा है। तो हम आज के सेल को क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि पहले हम चारों अपने लिम्स पे चलते थे, पहले हम लोग का शेप अलग था, तो सिर्फ हमारे एक्सटर्नल बॉडी में आपका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, फिर आपके एक्सटर्नल बॉडी में इवोल्यूशन नहीं हुआ है, आपके बॉडी के अंदर जो सेल हैं उस सेल में भी इवोल्यूशन हुआ है। वो सेल भी क्या किए हैं, अपने अंदर डेवलपमेंट किए हैं, अपने स्ट्रक्चर को बेहतरीन किए हैं, अपने स्ट्रक्चर में क्या किए, अपने नंबर्स को बढ़ाए हैं।
तो हमारा ये जो प्रोकैरियोटिक सेल था, इसमें आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट था, इसमें क्रोमोसोम की संख्या कम थी, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जैसे सेल ऑर्गेनेल्स क्या थे आपके एब्सेंट थे। अब ribosomes however are present in prokaryotic cell. The prokaryote include archaebacteria and cyanobacteria which earlier called blue green algae। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं जिनके अंदर आपके प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। आज भी राइबोसोम्स के अंदर आपके प्रोकैरियोटिक सेल होता है। आर्कियोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सब जो हैं ये आपका क्या है, और इनके बॉडी के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। इस साइनोबैक्टीरिया को भी हम लोग पहले क्या कहते थे, ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते थे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक आपको प्रोकैरियोटिक सेल का एक अच्छा खासा डायग्राम दिया गया है। इसमें आप ढूंढते रह जाओगे कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, आपको नहीं मिलेगा। इसमें आपका सेल मेम्ब्रेन कहाँ है, वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये देखिए, ये राइबोसोम, ये साइटोप्लाज्म, ये मेसोसोम, ये डीएनए, ये कैप्सूल, ये सेल वॉल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कहीं आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिख रहा है, कहीं आपको कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिख रहा है, ये सब चीज आपको इसमें नहीं दिख रहे हैं, तो ये सब एब्सेंट थे। अब नेक्स्ट आते हैं, इसी के कंपैरेटिवली हमारा दूसरा एक आपका सेल होता है जिसको हम लोग यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, या जिस ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये यूकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं उसको हम लोग यूकैरियोट्स कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका यूकैरियोटिक सेल जो होता है ये आपका एडवांस और कंप्लीट सेल होता है। कंप्लीट सेल कहने का मतलब कि इसमें न्यूक्लियस को बाउंड करने वाले जो आपके न्यूक्लियर इन्वेलप होते हैं, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं, ये आपका इसमें पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका यूकैरियोटिक सेल है ये कुछ यूनिसेलुलर में और मल्टीसेलुलर में दोनों के प्लांट्स और एनिमल्स के कैटेगरी में पाए जाते हैं। अब इसमें आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, डीएनए भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, ये सब कुछ इसमें आपका पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें आपके होते हैं। तो अगर हम डिफरेंस का बात करें, अगर आपसे पूछे बाबू कि आप डिफरेंस एक बता दो कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या होता है, तो सबसे पहला कि ये आपका इनकम्प्लीट सेल है, ये आपका इनकम्प्लीट सेल है, और ये जो है वो कंप्लीट सेल है। ये क्या है, कंप्लीट सेल। दूसरा, साइज का भी डिफरेंस होता है। इसका साइज जो होता है, इसका साइज जो होता है वो आपका छोटा होता है, और इसका साइज जो है ये थोड़ा सा बड़ा होता है। तीसरा, ये आपका सेल न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होते हैं इसमें एब्सेंट होते हैं। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये एब्सेंट है, इसमें आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट है। इसी के चलते ये क्या है आपका, समझिए, तो कंप्लीट सेल माना जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। नेक्स्ट, इसमें आपका एक ही क्रोमोसोम होता है, सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, इसमें आपका सिंगल क्रोमोसोम होते हैं। इसमें आपका एक से ज्यादा क्रोमोसोम होता है। ठीक है, यूकैरियोट में आपके एक से ज्यादा इसमें क्रोमोसोम होता है। और लास्ट जो डिफरेंस है वो है कि इसमें आपके माइटोकॉन्ड्रिया जैसे सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। इसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपका एब्सेंट होता है, और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे जो है ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये कुछ आपके डिफरेंस थे हमारे सेल ऑर्गेनेल्स, ये हमारे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, अब ज्यादा हम आपको इस पार्ट में कवर नहीं कराएंगे। यहां तक जो आपका आज का एक्सप्लेनेशन था, जिसमें हम लोग अपने माइक्रोस्कोप के बारे में जाने, और हम लोग अपने प्रोटोप्लाज्म के बारे में जाने, प्रोटोप्लास्ट के बारे में जाने, साइटोप्लाज्म के बारे में जाने, साइटोसोल के बारे में जाने, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोट्स के बारे में समझे। ठीक है, तो अब हम लोग आपसे मिलते हैं आप पार्ट इसके जो आपका पार्ट 3 होने वाला है। इस पार्ट 3 में हम लोग अपने डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग अभी जो न्यूक्लियस और
न्यूक्लियोड के बारे में समझे हैं, इसके बीच में हम लोग डिफरेंस देखेंगे। फिर हम लोग अपने सेल के शेप, साइज, वॉल्यूम, सेल का जो आपका शेप है, ठीक है, शेप, सेल का जो साइज है या सेल का जो वॉल्यूम है, इसको हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अब मिलते हैं आपसे हम आप लोग इसी चैप्टर के पार्ट 3 में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच और मन लगा के पढ़ाई करिए।